सो ऑल राइट बच्चों। सो ये नोट्स अभी आपको फिलहाल बनाने की जरूरत नहीं है ना। आप बहुत ध्यान से सुनो क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें मैं आपको नोट्स डायरेक्टली शेयर कर दूंगा एंड आप इसका चाहे कलर्ड करा लो या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करा लो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, राइट। सो टॉपिक का नाम क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, है ना। मतलब क्या है बच्चों, जब एनालिसिस की बात करते हैं ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस। एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। देखो नाम से ही क्लियर है। क्वांटिटेटिव का मतलब जहां पे हमें उसके अमाउंट से फर्क पड़ता हो, या अमाउंट के बारे में हम बहुत पर्टिकुलर हो, या अमाउंट के बारे में हमें जानना हो, चाहे वो मोल हो, मास हो, तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो क्वालिटेटिव किसका है? क्वालिटेटिव में हमें ये जानना होता है वो कौन सा आयन है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायन। तो जब ये हम कर लेते हैं तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस का पार्ट आता है। अब अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस को डिवाइड करें तो भाई उसको पहचानना है हमें। क्या पहचानना है हमको बेटा? कैटायन को पहचानना है, एनायन को पहचानना है। पहचानेंगे कैसे? नेचुरली भाई कुछ कैटायन के ऐसे पिक्यूलियर रिएक्शन होते होंगे जो बाकी कैटायंस नहीं देते होंगे, तभी तो पहचानेंगे। ठीक उसी तरीके से कुछ नेगेटिव आयन ऐसे होंगे जो एक स्पेसिफिक टेस्ट देंगे, बाकी नहीं देंगे। तो ये पूरी एनालिसिस करना, ये पूरा स्टडी करना कि कैसे हम एक कैटायन को स्पेसिफिकली पहचान जाए कि नहीं पक्का ये पोटेशियम आयन ही है, या पक्का ये आयरन+3 ही है, पक्का ये कॉपर+2 है। ये सब पहचानने को ही हम बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ेंगे। अच्छा, अब अगर मैं इसके विंग को डिवाइड करूं तो देयर आर टू टाइप्स। क्वालिटेटिव को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ड्राई टेस्ट और दूसरा बेटा वेट टेस्ट। अब ड्राई टेस्ट क्या है? तो भाई देखो, जिनमें ना सॉल्यूशन बना के, सॉल्यूशन बनाए बिना जिनमें ऑब्जर्वेशन हम कर सके ना। जैसे देखो आप, फिजिकल ऑब्जर्वेशन है ये, विदाउट मेकिंग एक्वा सॉल्यूशन एंड विदाउट ट्रीटिंग देम विथ एनी केमिकल। ओके, जैसे उसका कलर देख लिया, उसको मतलब उसका ऑर्डर देख लिया। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कैसा स्मेल कर रहा है, राइट। फिर उसका फ्लेम में ऐसे सामने रख करके उसको गर्म करके उसमें देख लिया उसका कलर क्या हो रहा है, उसकी वोलेटिलिटी क्या है ना। और गर्म करने पे हमें ऑब्जर्वेशन क्या हो रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कि जिंक ऑक्साइड विच इज यूजुअली वाइट, बट जब इसको गर्म करते हैं बेटा तो ये येलो कलर का हो जाता है। कौन से कलर का? येलो। अच्छा, ये येलो कलर क्यों होता है ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कहीं पे। अब मैं जानना चाहूंगा किसी भी बच्चे के दिमाग में, क्योंकि रिवीजन आप कर रहे हो, किसी के भी दिमाग में अगर हो तो। ZnO is usually white, but when heated it becomes yellow. Again अगर कूल करोगे तो व्हाइट हो जाएगा। तो कभी अगर डीडी ऐसा आ जाए, ट्रांजिशन से होता है। नहीं बेटा, डीडी ट्रांजिशन कैसे हो सकता है? जिंक आप देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या है यहाँ +2 में, तो यार 3D10 है बेटा। और आर्गन 3D10 हो जाए तो डीडी ट्रांजिशन कहाँ है? डीडी ट्रांजिशन कब मिलता है? D1 से लेकर के D9 तक हो कॉन्फ़िगरेशन तब। और कोई भी स्टूडेंट क्लास में जो ये बता सके कि ये येलो हमने कहाँ पढ़ा है, हीट करने पे येलो। यस, इंटरस्टिशियल साइट। एब्सोल्युटली करेक्ट। जिंक ऑक्साइड गर्म करने से बेसिकली इसका जो O-2 है ये बाहर निकल करके O2 बन जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन को वहीं छोड़ देता है। ये क्रिस्टल डिफेक्ट का चीज था कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव हमारा इसी इंटरस्टिशीज में रह जाता है जिसको हम F सेंटर बोलते हैं। तो ड्यू टू क्रिस्टल डिफेक्ट ये चीज देखने को मिलती है। वेरी गुड आयुष्मान, है ना। तो ZnO is colored not because of DD transition, it is colored because of crystal defect, F center ना। अब इसमें एनायन बाहर निकल जा रहा है तो इसको मेटल एक्सिस डिफेक्ट भी बोलते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। बट चलो कोई बात नहीं, तो मैं ये तो चलो उसके डिटेल में चले गए, क्वालिटेटिव में इतना डिटेल में नहीं जाना है। क्वालिटेटिव में मेनली ये जानना है कि भाई
कौन सा चीज है। तो जैसे ही अगर किसी को गर्म किया और येलो हुआ तो दिमाग में एक बारी के लिए जिंक के आसपास आना चाहिए। भाई हम और भी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, क्योंकि ड्राई टेस्ट कंफर्म नहीं करता है, क्योंकि कई सारे स्पीसीज ऐसे हो सकते हैं जो गर्म करने पे येलोइश साइड में जा रहे हो, है ना। बट फिर भी मेनली वो जिंक की प्रॉपर्टी है। इज दैट क्लियर, है ना। उसके बाद हम आते हैं किस पे बेटा, वेट टेस्ट पे। तो वेट टेस्ट क्या होता है भाई, पहले हमने सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूशन बना करके अलग अलग केमिकल के साथ ट्रीट करेंगे, कभी कलर देखेंगे प्रेसिपिटेट का, कभी कुछ और ऑब्जर्वेशन जो हो रहा होगा वही। तो बेसिकली वेट टेस्ट का मतलब है सॉल्यूशन बना करके केमिकल ट्रीटमेंट करना एंड वहां से आइडेंटिफाई करना। तो क्लियर हो गया। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के दो पार्ट, एक ड्राई है एक वेट है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं ना। तो ये जो ड्राई टेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, कि फ्लेम में, राइट, फ्लेम में डाल करके उसको गर्म करना। अंडरस्टूड। अब ये फ्लेम में डाल के गर्म करने का मतलब क्या है, तो एक बड़ा पॉपुलर फ्लेम है जिसको बोलते हैं बंसन बर्नर। नाम सुना होगा, जो भी लेबोरेटरी वगैरह में जाते हो तो वहां पे एक ऐसा बर्नर, एक 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 आपको फ्लेम हमेशा बर्न होता हुआ दिखाई देगा, राइट। और उसी पे ले जा करके हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर जनरली हम ऐसे सॉल्ट ले लेते हैं, और इस पे मतलब बेसिकली इसको उठा करके यहाँ पे इसके अलग अलग जोन में, अलग अलग जोन में ले जा करके इसकी हीटिंग करते हैं। समझ रहे हो। तो ये काम किया जाता है क्या करने के लिए, कि भाई ये फ्लेम टेस्ट में क्या आ रहा है। अच्छा पहले फ्लेम समझ लो, क्योंकि ये फ्लेम बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, राइट। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ये फ्लेम की कैरेक्टरिस्टिक। जैसे क्या क्या इसमें पूछता है भाई, ऑक्सीडाइजिंग जोन क्या है, इसमें कौन सा है, रिड्यूसिंग जोन कौन सा है, कौन सा ऐसा जोन है जहां पे हाई टेम्परेचर होगा, या हाईएस्ट टेम्परेचर जोन कौन सा है। ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये देख लो, ये जनरल मतलब जनरल कॉम्पोजिशन है, कि जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है बेटा वो बाहर की तरफ होता है, रिड्यूसिंग फ्लेम अंदर वाले फ्लेम को बोलते हैं। मैं डिटेल में मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ। ये रहा उसकी फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने सामने बनाया ना। ये सारे पॉइंट्स है, देखो ये एफ पॉइंट मैंने रख रखा है, फिर ये डी पॉइंट है यहाँ पे देखो अंदर की तरफ, है ना। उसके बाद, सॉरी मतलब ये कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये कैपिटल डी, ए ई डी एंड बी, दिस इज वन पार्ट ऑफ द फ्लेम, एंड द आउटर वन इज ए सी बी डी ई। प्लीज अंडरस्टैंड, ये दो जोन बनाए, एक येलो कलर से और एक ब्लू कलर से ना। तो ये कैपिटल जो लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है ये उनको सिग्निफाई करता है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो जनरली हम लोगों को क्या लगता है बेटा, कि अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा, आप अगर फ्लेम देखो तो क्या लगता है आपको। तो जनरली ऐसा लगता है यार एकदम टॉप पे ना, एकदम टॉप पे होगा। या जो लोग और थोड़े सेंसिटिव होते हैं उनको लगता होगा कि यार अंदर जाऊंगा तो फिर गर्म होगा। रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है कि एट अ डिस्टेंस, ध्यान से देखो, अगर फ्लेम की पूरी हाइट h है, ध्यान से देखो, इफ द होल लेंथ ऑफ द फ्लेम इज ऑफ h लेंथ, तो बेटा h/3 फ्रॉम द बॉटम, ध्यान से देखो h/3 फ्रॉम द बॉटम, और बाहर से लगभग इनर एंड आउटर, ये जो रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बिल्कुल बीचों बीच, यहां कहीं जाके एट अ डिस्टेंस x/2, यहाँ सामने मैंने लिखा हुआ है एट अ डिस्टेंस x/2, ये वो जोन होता है जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर रखता है, हॉटेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लेम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉटेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लेम। अंडरस्टूड। तो याद रहेगा, सभी को याद रहेगा, बोलो। हॉटेस्ट पोर्शन कौन सा है बेटा, नॉट द टॉप वन, नॉट द बॉटम वन, राइट। इट इज एट अ हाइट h/3, मतलब आप बीचों बीच भी नहीं बोल सकते हो, एट अ हाइट h/3, अगर फ्लेम की हाइट h है तो h/3 पे है। और ये जो आउटर, मतलब ऑक्सीडाइजिंग का आउटर लेयर है एंड रिड्यूसिंग का जो आउटर लेयर है, उनके बीच
एकदम बीचों बीच मिलता है x/2 पे। तो ये हो गया हॉटेस्ट जोन। अच्छा एक बारी आप ये देख लो, ऊपर वाले पार्ट को, ये जितने भी पीले कलर से मैंने बनाया ना बेटा, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग जोन। और ये जो ब्लू कलर से है ये कौन सा है, रिड्यूसिंग जोन, है ना। देख लो, टेम्परेचर एट अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन इज लोअर देन द लोअर ऑक्सीडाइजिंग जोन। ये तो समझ में भी आ रहा होगा कि भाई ये अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन है, ये ऊपर वाला, और लोअर ऑक्सीडाइजिंग जोन ये, मतलब जितना भाई येलो कलर जितना नीचे तक है वो सबके सब, मतलब आप कह सकते हो जो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में फ्लेम होता है ना, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ये जो फ्लेम का पार्ट होता है, ये जो पार्ट है ये ऑक्सीडाइजिंग, और ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग। अंडरस्टूड, याद रहेगा। तो ये अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन हो गया भाई, लोअर का मतलब क्या है, बॉटम के नजदीक, बट हाँ ऑफ कोर्स बाहर की तरफ, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा फिर उसी तरह से अपर रिड्यूसिंग जोन, फिर भाई लोअर रिड्यूसिंग जोन, है ना। सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे है, तो ये लोअर टेम्परेचर जोन, यहाँ नीचे जितना बॉटम पे आते जाओगे। अंडरस्टूड, ओके। बाकी अपर एंड लोअर रिड्यूसिंग जोन हो ही गया, ऑक्सीडाइजिंग जोन के बारे में बात कर ही लिया, और हाईएस्ट टेम्परेचर जोन के बारे में बात कर लिया। ये तो हो गया भाई फ्लेम की प्रॉपर्टी क्या है। अब कोई मुझे ये समझाने की कोशिश करे आप लोगों में से कि भाई ये सर बाहर वाले को ऑक्सीडाइजिंग जोन और अंदर वाले को रिड्यूसिंग जोन क्यों बोलते हैं, एनीवन, एनी वन ऑफ यू, ना, कैन एनी वन ऑफ यू टेल दैट, यस, एनीवन बडी। ये एकदम बाहर वाले को ऑक्सीडाइजिंग जोन और ये अंदर वाले को रिड्यूसिंग जोन क्यों बोलते हैं, कुछ भी आइडिया, जतिन कुछ बताओ, अंश। बाहर ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होगा। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। बेसिकली यहाँ पे अच्छे से बर्निंग होने के साथ साथ ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट है, जबकि इधर से क्या हो रहा होगा, यहाँ से गैसेस जब पास कर रही होंगी, बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ के जो स्ट्रक्चर भी मैंने बताया है कि ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं ना मोस्टली भाई, यार जो फ्यूल होते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं, अदर स्टफ्स आर लाइक दैट। तो ये यहाँ से जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे इस जगह पे अच्छे से कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ रहता है। जैसे मान लो थोड़ा सा बर्न हुआ होगा, जैसे मान लो 5 मोल ले लिया, तो हो सकता है 0.5 मोल बर्न कर गया हो, बट अभी भी मेजोरिटी अनबर्न्ड फॉर्म में ही है, कंटेन्स अनबर्न्ड गैसेस, एंड दैट्स द रीजन इट इज हैविंग अ रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि जनरली ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं हाई टेम्परेचर पे एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर का कार्बन किधर जाता है, CO2 में, इनके अंदर का हाइड्रोजन कहाँ जाता है, H2O में। तो ये पूरा पूरा क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज, और तो काम कैसा करेंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये ध्यान रहेगा कि सर अंदर वाली जो अनबर्न्ड चीजें रहती हैं बेटा, जो अनबर्न्ड, वो इस कॉम्पोजिशन में आपको ज्यादा मिलती है। यहाँ पे मोस्टली चीजें बर्न हो चुकी होती हैं, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग जोन है, ऑक्सीजन रिच जोन। ये वाला जोन कौन सा है, जिसमें आपकी फ्यूल वगैरह की चीजें मैक्सिमम रहेंगी। यस, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन भाई किसी का। है ना, यहाँ तक क्लियर है, बोलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़ो। तो ये इंटरेस्टिंग चीज क्या इसमें लगा, चलो ये तो लॉजिकली भी अगर आप सोचो तो आपको समझ में आएगा कि बाहर ऑक्सीडाइजिंग है, अंदर रिड्यूसिंग है। लेकिन ये पॉइंट दिमाग में नहीं रहता है कि जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर ना, हॉटेस्ट जोन है पूरे फ्लेम का, वो एट अ हाइट H/3 फ्रॉम द बॉटम ना, और
ऑक्सीडाइजिंग जोन आउटर लेयर एंड रिड्यूसिंग जोन के आउटर लेयर के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ कहीं मिलता है, ये पॉइंट है बिल्कुल ना, हॉटेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लेम। तो मैं ये नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, कलर्ड कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बाकी मर्जी है आपकी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्वालिटेटिव के पार्ट है। अच्छा, तो देखो ये नॉन ल्यूमिनस बंसन फ्लेम कंसिस्ट ऑफ, उसके पार्ट्स है भाई, ये जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया उसी के बारे में पूरी कहानी है, कि इनर कोन जिसको मैंने एबीडी नाम दिया है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्जली अनबर्न गैस। उसके बाद टिप डी है, ल्यूमिनस टिप डी, दिस इज द दिस इज विजिबल इफ एयर होल्स आर स्लाइटली क्लोज्ड, राइट, ये टिप डी की बात हो रही है, ये वाले की। तो कहने का मतलब है यार, इनके बारे में डिस्कशन है, ये आउटर मेंटल बोलते हैं एबीसीडी पार्ट को, है ना। और ये सारी प्रॉपर्टीज, अब मैं आगे बढ़ूंगा फ्लेम के बारे में एक्सप्लेन करने के बाद, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अंडरस्टूड, लोअर अपर ये सारी बातें हो गई, अंडरस्टूड, ऑल राइट। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं जो कि हमें देखो मेटलर्जी में भी देखने को मिलेगा ना, अभी हम लोग वो टॉपिक पढ़ भी रहे हैं तो देखने को मिलेगा। क्या चीज, कि बच्चों ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं ना जो ग्रीन कलर से मैंने लिख रखे हैं, टिन, लेड, एंटीमनी, बिस्मथ। आपको याद है कार्बन वाले फैमिली में अगर आप ध्यान से देखो तो लास्ट में ये दो मेंबर मिलते हैं, नाइट्रोजन वाले फैमिली में ये लास्ट के दो मेंबर्स हैं। कोई मुझे बताएगा इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, टिन का एंड कौन सा लेड का, एंड वाई। भाई कार्बन ग्रुप के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, NH2 NP2 कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो सर या तो +2 आएगा या तो जनरली +4 आएगा, तो 2 and 4। वैसे ही नाइट्रोजन का क्या होता है बेटा कॉन्फ़िगरेशन, NH2 NP3। अगर अगर आप ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो ये आपका +3 हो जाएगा कॉमन स्टेट, या अगर आप पूरे पूरे निकाल लेते हो तो +5 हो जाता है, मतलब S के इलेक्ट्रॉन को भी निकालोगे तो 2 ऐड हो जाता है, बस यही है। कोई बताएगा। यस, एनीवन। व्हाट, लोअर व्हिच ऑक्सीडेशन। व्हिच स्टेट ऑफ लेड एंड व्हिच स्टेट ऑफ टिन इज मोर स्टेबल। ये देखो बच्चों, पता है ब्लॉक में और कुछ है नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स का कंपाइलेशन है बस ना। बोलिए, बोलो, ऐसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को भी। सब +2 होगी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। बिल्कुल, देखो बच्चों होता क्या है कि जो कार्बन फैमिली का हैवीएस्ट मेंबर है, बोरॉन फैमिली का हैवीएस्ट मेंबर, बोरॉन फैमिली का हैवीएस्ट मेंबर कौन सा है, थैलियम। कार्बन फैमिली का कौन सा है भाई, लेड। तो इनके केस में, और ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली में आ जाओगे तो नीचे कौन मिलेगा, बिस्मथ। इनके केस में बेटा बिना s इलेक्ट्रॉन निकाले, यानी इसका +1 स्टेबल होता है, इसका +2 और इसका +3। क्यों, इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये क्या इफेक्ट है भाई, ये इफेक्ट ये है कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन इनका NH2 NP1, मतलब इनके s इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत डिफिकल्टी होती है, वो थैलियम हो, लेड हो, बिस्मथ हो। तो जब आप s इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाओगे इजिली, तो इनके कौन से स्टेट स्टेबल हो जाएंगे, बिना s वाले। और बिना s वाले कितना आएगा भाई, तो आप कॉन्फ़िगरेशन से देख लो, NH2 NP3, मतलब नाइट्रोजन फैमिली में +3, कार्बन फैमिली में +2, एंड इसमें ये +1। अच्छा, इसी इफेक्ट को, क्योंकि s का इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। याद रहेगा सबको। सो व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, the heavier member of the p block do not allow their s electron to participate in the bond formation easily,
This inertness in participation of the pair of s electron is termed as inert pair effect. ये ब्लॉक में हम लोग पढ़ते हैं ना, अगर आप मेरे ब्लॉक का कोई भी लेक्चर अगर आप सुनोगे तो उसमें आपको मिलेगा ये बात। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो भाई ठीक है, थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल हो गया, लेड +2 ज्यादा स्टेबल, बिस्मथ +3 स्टेबल ज्यादा हो गया। तो इनके ऊपर अगर इमीडिएट ऊपर की मैं बात करूं बेटा, तो इमीडिएट ऊपर में जैसे लेड के जस्ट ऊपर कौन आता है, टिन, SN होता है, फिर Pb होता है। तो Pb+2 इज मोर स्टेबल देन +4। इसीलिए बोलते हैं लेड +4 अगर कोई मिला तो वो तुरंत चाहता है कि कन्वर्ट हो जाना Pb+2 में। दैट इज वाई इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेड +4। जबकि टिन में बेटा उल्टा होता है, टिन +2 से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, टिन+4। इसलिए SN+2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो ये छोटे छोटे पार्ट हैं, इनका यूटिलाइजेशन होगा आगे, इसको ध्यान रखना। ऑल राइट, सो यस, सो मैं आपको क्या बता रहा था कि अब देखो जनरली जब अगर मैं इन फ्लेम्स की बात करूं, तो जो अपर रिड्यूसिंग जोन है, यहाँ पे देखो अपर रिड्यूसिंग जोन लिखा हुआ है ना। तो कोई भी मेटल जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल हो, +x मान लो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, M2OX। भाई M2OX विल बी द फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, कोई भी मेटल का। तो अपर रिड्यूसिंग जोन में जाने के बाद वो ऑक्साइड से नॉर्मली M बन जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही फिनोमिना है जो हम लोग पायरोमेटलर्जी में पढ़ते हैं। पायरोमेटलर्जी, उसमें क्या होता है, हम मेटल का ऑक्साइड एज अ ओर ले लेते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में क्या ले लेते हैं बेटा, कोक, भाई कार्बन, एंड फिर इसको गर्म करते हैं तो ये आराम से रिड्यूस होकर के मेटल में मिलता है। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो रिड्यूसिंग जोन है उसमें या तो आपको मेटल मिलता है, और जरूरी नहीं कि मेटल ही मिले, हो सकता है कि जैसे मान लो ये +4 में है, तो देर इज अ चांस कि वो +3 में आ जाए, देर इज अ चांस कि वो +2 में, बट रिडक्शन तो पक्का होगा। बट मेटल मिलने के भी चांसेस होते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है कि आर्सेनिक, जिंक एंड कैडमियम ऑक्साइड, ये आर्सेनिक, जिंक एंड कैडमियम देते हैं जो कि वोलेटाइल इन नेचर होता है। वोलेटाइल का मतलब इनके बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होते हैं बेटा ना। आर्सेनिक, जिंक एंड कैडमियम अगर आप देखो तो डी ब्लॉक में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नीचे होती जाती है। तो इसलिए जब आप देखोगे तो डी ब्लॉक में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जनरली ऐसे ऊपर जा रहा है, बीच में एक डिप आता है, फिर ऊपर जाता है, और फिर ऐसे डिक्रीज कर जाता है। और यही रीजन है कि जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, ये सब बहुत लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं। तो आर्सेनिक हो गया, जिंक हो गया, कैडमियम, दे आर क्वाइट वोलेटाइल इन नेचर। अंडरस्टूड, क्वाइट वोलेटाइल इन नेचर। ऑल राइट, तो लेकिन यहाँ पे एक तो मेटल बन गए कार्बन रिडक्शन से, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये हीट अप हो करके इधर की तरफ आएंगे, इस जगह से उठ के यहाँ आएंगे, जैसे ही वहां इनको फिर से ऑक्सीजन मिल गया। अब भाई इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए उतनी खराब नहीं है जितनी सिल्वर वगैरह की है, तो जिंक ऑक्सीजन से कंबाइन करके वापस क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड। तो ये मैं एक जनरल कोरिलेशन यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करी है कि पहले तो ये मेटल बनते हैं जो कि ऊपर आते हैं, और फिर ये अप्रोचेस टू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड देन रिकन्वर्टेड टू ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह के कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ऑल राइट, सो जनरली होता कैसे है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैंने टेस्ट ट्यूब ले लिया, ये सॉल्ट का सैंपल ले लिया, थोड़ा सा सॉल्ट सैंपल टेस्ट ट्यूब में ले लिया, अब उसको इधर जोन में कभी इधर ला करके, कभी इस जगह पे ला करके, हमें जो चीज चेक करनी है वो हम चेक करते रहते हैं। जैसे मान लो वोलेटिलिटी चेक करना हो बेटा, तो बताओ इसको कहाँ लेके जाएंगे, अगर हमें वोलेटिलिटी चेक करना हो तो इसको मैं कहाँ लेके जाऊंगा, दिमाग लगाओ, कहाँ लेके जाऊंगा। वोलेटिलिटी चेक करना हो तो ऑफ कोर्स उधर लेके जाऊंगा जिधर टेम्परेचर हाई हो, तो मतलब यहाँ पे लेके जाऊंगा।
आ रहा है बात समझ में? तो पूरे टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे ले आकर के रखूंगा ताकि बहुत हाई टेम्परेचर पे इस पे हीटिंग हो, और अगर ये वेपर बन करके बाहर निकल रहा है तो बोलेंगे यार ये सॉल्ट वोलेटाइल है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसे करके मैं गर्म कर रहा हूँ तो यहाँ के डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है, ग्लास सरफेस है, इसके अंदर मैंने रख रखा है ट्यूब के, तो इसको ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं कराना है। वो तो जब ऐसा ले लूंगा मैं, मान लो इस तरह का कुछ सैंपल ले लिया जो ओपन हो, बिल्कुल एक छोटा सा पिंच इसमें सॉल्ट ले लिया, और इसको ले जा करके डायरेक्ट हीटिंग करूं इन फ्लेम्स के अंदर, तो वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा। यहाँ किया तो ऑक्सीडाइज, इधर किया तो रिड्यूस। आ रहा है बात सबको समझ में? तो ये जनरल हीटिंग कैरेक्टरिस्टिक है। हीटिंग में, हीटिंग करने से क्या क्या ऑब्जर्वेशन होते हैं, उसके हिसाब से हम कुछ अपने प्रिलिमिनरी प्राइमरी लेवल पे कुछ कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करते हैं बेस्ड ऑन द एलिमेंटल प्रॉपर्टी। अब अगर ब्लॉक की प्रॉपर्टीज आपको ध्यान है तो यहाँ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं ध्यान है तो यहाँ याद कर लो, ब्लॉक में इजी हो जाएगा। ओके, ठीक है। बाकी ये पूरी स्टोरी है कि भाई इसको स्मॉल बल्ब ट्यूब में लेते हैं एंड देन हीटेड इन बंसन फ्लेम, फर्स्ट जेंटली ऑन द लोअर टेम्परेचर जोन एंड देन स्ट्रांगली ऑन द हायर टेम्परेचर जोन। ऑन हीटिंग डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल फॉलोइंग चेंजेस में आकर क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, तो भाई सब्लिमेट कर सकता है, जिनका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो तुरंत के तुरंत, या जिनका वोलेटाइल मटेरियल जो होते हैं वो यहाँ गर्म करते ही एकदम से उड़ेंगे, और उड़ने के बाद ये जो बाहर जिधर थोड़ी सी रिलेटिवली टेम्परेचर कम होती है वहां जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे। सो इससे क्या पता चलेगा कि यार ये जो सॉल्ट हमने लिया है ना ये वोलेटाइल इन नेचर। ओके, तो अब कौन कौन से ऐसी कंपाउंड्स है जो वोलेटाइल होते हैं, तो ये रहा लिस्ट बच्चों, इसको ध्यान में रखना है प्लीज, अभी के अभी इसको दिमाग में सेट करो, अभी के अभी सेट करो इसको ना, क्योंकि इनके आगे यूजेस आएंगे। इसको सेट करो कि वोलेटाइल कंपाउंड में कौन कौन सा होता है। अगर वो वाइट डिपॉजिट हुआ तो अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, अमोनियम सल्फेट हो सकता है, अमोनियम के और भी कंपाउंड हो सकते हैं, है ना, मर्क्यूरस क्लोराइड हो सकता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड हो सकता है, ये सब बिल्कुल मॉलिक्यूलर नेचर के होते हैं। अर्सेनिक का ऑक्साइड, एंटीमनी का ऑक्साइड, सेलेनियम ऑक्साइड हो सकता है। अगर वो येलो डिपॉजिट हुआ तो क्या हो सकता है, वो सल्फर हो सकता है, सल्फर येलो कलर का होता है। अर्सेनिक सल्फेट इज ऑफ येलो कलर, HgI2 इज ऑफ येलो कलर, डिपॉजिट की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर ब्लैक डिपॉजिट हुआ तो क्या हो सकता है, सल्फाइड मोस्टली होते हैं, Hg2s, Hg Hg2s2, Hgs, मर्क्यूरी हो सकता है, कैडमियम के कंपाउंड होते हैं, हो सकते हैं। और ध्यान रखना कैडमियम के कंपाउंड में CDS मैंने नहीं बोला है, अरे CDS येलो कलर का होता है। तो अब जरूरी नहीं है ना कि सारे कंपाउंड वोलेटाइल नेचर के हो ही, तो जो वोलेटाइल है वोलेटाइल में ये अगर ऑब्जर्वेशन आया तो ये चीजें हो सकती है। मतलब ऐसे मोटा मोटी ध्यान ये रख लो, जो एलिमेंटल इम्प्योरिटी चीजें होती हैं वो वोलेटाइल होंगी, या फिर अमोनिया से रिलेटेड सॉल्ट जो हुए वो, या मर्क्यूरी से रिलेटेड सॉल्ट जो हुए वो वोलेटाइल होंगे। देखो यहाँ मर्क्यूरी है, यहाँ मर्क्यूरी है, इधर अमोनिया है पूरा का पूरा ना, ये एलिमेंटल सल्फर वगैरह। बस मोटा मोटी ध्यान रखना है, मतलब एकदम पूरा फिक्स नहीं कर लेना है कि एक एक चीज इसमें याद कर लें, क्योंकि इनसे कोई कंफर्मेटरी टेस्ट आएगा नहीं। मेन होता है कंफर्मेटरी टेस्ट यानी वेट टेस्ट के बारे में ना। बाकी मैंने आपको ये बताया कि भाई जिंक ऑक्साइड को गर्म करोगे तो येलो होगा, तो अगर ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन आया कि किसी को गर्म किया वो येलो हो गया, फिर कूल डाउन किया तो व्हाइट हो गया, तो आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा कहीं जिंक के बारे में तो बात नहीं कर रहा है। ओके, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O बेटा ये पेल ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर। इसको गर्म करोगे तो इसके वाटर सारे निकल जाएंगे, जैसे ही वाटर निकला वैसे ही एनहाइड्रस हो जाएगा। तो अगर इस तरह के कुछ कलर चेंजेस ऑब्जर्वेशन में आपके आ रहे हैं गर्म करने के टाइम पे बंसन फ्लेम में, तो आप ये सोच लो कि यार ये कहीं ना कहीं कॉपर का, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड हो सकता है। अच्छा, कोबाल्ट के सॉल्ट +2 अगर वो हाइड्रेटेड है, देखो यहाँ हाइड्रेटेड मैंने लिखा है, कहने का मतलब CuSO4 नहीं बल्कि कोबाल्ट है ना, CuSO4 डॉट XH2O, दिस इज
दिस इज व्हाट आई मीन बाय हाइड्रेटेड CuSO4.XH2O। ये हमारा हाइड्रेटेड कोबाल्ट का सॉल्ट है। और अगर इसको गर्म किया, एनहाइड्रस हो गया, तो ये ब्लू कलर का होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। देखो कॉपर क्या होता है, कॉपर हाइड्रेटेड फॉर्म में ब्लू होता है लेकिन पेल ब्लू। एनहाइड्रस फॉर्म में कैसा हो गया, व्हाइट हो गया पूरा तरह। और कोबाल्ट कैसा होता है, पिंक होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में। एनहाइड्रस में कैसा हो गया, ब्लू हो गया। ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो कुछ सर ऐसे एलिमेंट्स हैं। हाँ बोलो। सर वेटिंग रूम में हुआ मैत्री। ऐड कलर, ठीक है। चलो अगले पॉइंट की मैं बात करता हूँ। देखो एक, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई डी ब्लॉक में जो मेटल्स हैं उनको डिस्टिंग्विश करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। क्योंकि भाई डी ब्लॉक में आपका जैसे ही डी के इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, जेड स्टार चेंज हुआ, कुछ भी चेंज हुआ, तो उनके कलर चेंज हो सकते हैं। स्पेसिफिक लाइगेंड से वो रिएक्ट कर सकते हैं। बट बच्चों सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है पता है किसको डिस्टिंग्विश करने में, वो होती है अल्कली मेटल के कैटायन को एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के कैटायन को। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। क्यों डिफिकल्टी होती है, कि भाई अगर आप देखोगे इनकी एक सी प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा सिमिलर होती है। जैसे लिथियम ऑक्साइड बेसिक, तो भाई सोडियम ऑक्साइड बेसिक, पोटेशियम ऑक्साइड बेसिक, सबके सब नीचे बेसिक हो गए। पता चला कि भाई एक का सल्फेट डिसॉल्व हो रहा है, दूसरे का सल्फेट डिसॉल्व हो गया। तो काफी हद तक इनमें और किसी के साथ रिएक्ट करके कोई अगर एक कलर्ड दे रहा है तो दूसरा भी कलर्ड देता है। तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती है अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। और इन इसी वजह से इनके लिए फ्लेम टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको फ्लेम याद करना पड़े तो याद करो, एस ब्लॉक में मैंने फ्लेम टेस्ट के बारे में पढ़ाया था। बट यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको भी याद कर जाओ तो आप समझ लो कि आपने वो कर लिया है। तो इसको अभी याद करो बच्चों। लिथियम के सॉल्ट्स को अगर आप गर्म करते हो फ्लेम पे, तो उसका कलर क्या आता है, क्रिम्सन रेड। कलर भी मैंने मार्क कर रखा है। सोडियम का येलो, पोटेशियम का वॉयलेट, कैल्शियम का ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्सियम का क्रिम्सन रेड। देखो ये दोनों मैच करते हैं कलर्स। बेरियम का एप्पल ग्रीन। एप्पल ग्रीन कौन सा होता है भाई, जो भी हो यार यहाँ पे ना, आप ऐसे याद कर। क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन, ब्रिक रेड, वॉयलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको भी याद कर जाओ, अभी के अभी। सेट हो गया। हम्म, अभी याद करो, मैं छुपा के पूछता हूँ। याद हो गया। हम्म, चलो भाई बताओ। स्निग्धा बताओ, एप्पल ग्रीन कौन से कैटायन का टेस्ट होता है बेरियम। अगर, बेरियम एप्पल ग्रीन। ओके, क्रिम्सन रेड किसका होता है मैत्री? लिथियम। और स्ट्रॉन्ज। लिथियम एंड स्ट्रॉन्सियम। ठीक है। बताओ भाई पोटेशियम का क्या ऑब्जर्वेशन होता है कलर में, अगर मैं उसको हीट अप करूं उसके सॉल्ट को बंसन फ्लेम में?
यस, वायलेट। वॉयलेट ना। तो इसको ध्यान रखना, ये टेबल को ध्यान रखना। अच्छा, इसी में एक बार क्वेश्चन इस पे पूछा था कि भाई एस ब्लॉक के मेंबर्स जो भी है, इनके कैरेक्टरिस्टिक कलर्स होते हैं। और सिर्फ यही नहीं बच्चों, कलर्स बाकियों के भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कलर सिर्फ एस ब्लॉक वालों का होता है। भाई डी ब्लॉक के कैटायंस को भी आप हीट करोगे तो कुछ ना कुछ आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। आप बाकियों को करोगे, लेकिन उनके लिए वेट टेस्ट भी है जिससे वो कैरेक्टराइज हो सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज इतनी सिमिलर होती है कि इनमें बहुत डिफिकल्टी आती है। बहुत ज्यादा हमारे पास कई, मतलब बहुत सारे टेस्ट हमारे पास है नहीं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट। तो हाँ, इसमें ये पूछता है कि फिर आखिर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम उनके कलर क्यों नहीं होते ना? वाई वाई इज इट लाइक दिस, that beryllium and magnesium do not show any specific color? उनके कोई भी सॉल्ट अगर आप फ्लेम में हीट करो तो उसका कोई कलर नहीं आता, ऐसा क्यों? अच्छा बच्चों, ये बताओ इनके कलर क्यों आ रहे हैं एट द फर्स्ट प्लेस? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। भाई अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, फिर इसके बाद क्या है? 3p। ये सुनो, तो जब कभी भी बच्चों इनके बीच में, यानी लोअर एंड हायर के बीच में एक्साइट हो, फिर डी एक्साइट हो जाए, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है हमारे पास, अगर मैं सोडियम की बात करूं, तो ये जो ट्रांजिशन होने की कोशिश कर रहा है, अगर ये ट्रांजिशन विजिबल रेंज में हो गया तो कलर आएगा। अगर ये गैप बहुत ज्यादा हो गया अल्ट्रा वायलेट रीजन में, तो यार कलर नहीं आएगा। तो ये कैसे मालूम चलेगा? तो जनरली अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो, तो वो ये सिग्निफाई करता है कि दो दो सिमिलर ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल के बीच का गैप भी हाई रहता है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो, तो जनरली दो सक्सेसिव लेवल के बीच का गैप भी हायर होता है। तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रखते हैं, बेरिलियम का होता है, फिर उसके बाद आप मैग्नीशियम रख लो। तो दैट इज द रीजन दैट they do not have any specific color and they do not give any specific color। तो इसको नोट करके है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आपको एकदम याद रहना चाहिए ये पॉइंट। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई प्लेन हीटिंग वगैरह का। फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, हम उनको सॉल्ट को लेकर के अलग अलग जोन में हीट करते हैं, और हीट करने से कुछ ऑब्जर्वेशन आते हैं, उससे हम प्राइमरी लेवल पे या प्रीलिमिनरी लेवल पे हम ये चेक करते हैं कि ये क्या हो सकता है। अभी इससे कंफर्म नहीं हुआ है कि यही है ना, उनमें मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। अब सिंपल हीटिंग के बजाय अगर हम बोरैक्स के साथ हीटिंग करें, तो उस पर्टिकुलर टेस्ट का नाम है बोरैक्स बीड टेस्ट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, सब लोग ध्यान देंगे एक बारी। व्हाट इज बोरैक्स बीड? इसमें देखो, ये बेसिकली बोरॉन फैमिली के एक कंपाउंड है, बोरॉन का ओर है बोरैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट ओर है, इसी पे ये पूरी तरीके से बेस्ड है। तो जनरली ये रिएक्शन हम वहां भी पढ़ाते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस इज बेसिकली द कंपाइलेशन ऑफ the testing of different elements, taken from the block chemistry itself। तो आप उधर पढ़ो, वेल एंड गुड, वहां नहीं पढ़ते तो आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। सो बोरैक्स बीट टेस्ट है क्या? तो देखो इसमें करते क्या है बच्चों, बोरैक्स हम ले लेते हैं। बोरैक्स इज अ सॉल्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बोरैक्स? आप सबको याद होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होता है Na2B4O7.10H2O, बट ऐसे ऐसे याद नहीं होता है। इसका रियल रिप्रेजेंटेशन, अगर स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो 4 बोरॉन
with 5 ऑक्सीजन एंड OH4 एंड डॉट 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब देखो इसके स्ट्रक्चर यहाँ सामने मैंने बनाया है। अब देखो इसको याद करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे इसको बनाना, बहुत ही इजी है। कैसे बनाना है, कैसे बनाना है इसको, ध्यान से देखो। आप क्या करोगे, जैसे P4 बनाते हो, P4 बनाते समय क्या करते हो, ऐसे कर लिया, सबको आपस में कनेक्ट करा दिया, ये P4 हो गया। ठीक इसी तरीके से बच्चों, जब B4 इंटरनल कॉम्पोजिशन क्या था उसका, भाई B4 था, O5 था एंड OH का 4 था, बाकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था 8, और बाहर Na2 क्योंकि ये नेगेटिव आयन। तो इसमें क्या करना है आपको, 4 बोरॉन वैसे ही डाल लेना जैसे फास्फोरस में आप डालते थे। फिर क्या करोगे, फिर आपको थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे 4 के साथ O5 है, तो पहले बाहर बाहर कनेक्टिविटी डेवलप कर लो। तो 4 बोरॉन के साथ आउटसाइड कनेक्टिविटी डेवलप हो गई। अब आप देखो एक ही ऑक्सीजन बच गया है, तो उसको आप कैसे करोगे, एक अंदर की तरफ, कोई एक साइड में। जहां पे भी आपने इंटरनल कनेक्शन डेवलप कर लिया है, अब आप देखो OH पूरे 4 है, यानी हर जगह OH OH रहेगा, यहाँ भी रहेगा, इधर भी रहेगा। अब दो जगह मैं रेड मार्क से लिख रहा हूं आपको याद रखने के लिए कि इधर वाला OH कुछ अलग है। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी बोरॉन 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 एंड 3। तो ये फोर्थ बॉन्ड बेसिकली डेटिव बॉन्ड से बनता है। सो बेसिकली इट इज लाइक दिस, दैट OH इज डोनेटिंग इट्स नेगेटिव आयन टू दिस बोरॉन। तो जब भी ऐसा करेगा तो बताओ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, सो दिस विल गेट अ नेगेटिव चार्ज एंड वी विल हैव OH लाइक दैट। और यहीं पे आप बोल लो सोडियम है, दैट्स व्हाई इट इज Na2। तो याद हो गया, इट इज दैट सिंपल गाइस। इसमें क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं कि भाई बोरॉन के कितने ऐसे सेंटर हैं पर यूनिट ऑफ बोरैक्स जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2। कितने ऐसे सेंटर है जो sp3, ये sp3 है, ये sp3 है। देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और ये OH वाला 4 बॉन्ड। अंडरस्टूड एवरीबॉडी ना। सो इट इज दैट सिंपल। आई होप कि आप इसको मेमोराइज कर पाओगे, साथ के साथ ही बात के लिए छोड़ना नहीं है। ये बोरैक्स, तो ये रहा बोरैक्स, ये सॉल्ट है बेसिकली। कैसा नेचर का होता है भाई, अगर इसको सिंपली आप वाटर में छोड़ दो ना, तो हाइड्रोलिसिस करके OH माइनस देता है, तो इट इज बेसिक इन नेचर, है ना। बेसिकली आप देखो ये जो OH माइनस है, हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये H3BO3 और साथ में OH माइनस ये डोनेट करता है। अंडरस्टूड, ऑल राइट। सो अब क्या होता है कि आपको करना क्या है, बोरैक्स ले लो और प्लैटिनम का वायर ले लो, और उसके ना ये जो वायर है, इसके लास्ट वाले पॉइंट को सामने कोई पिन रख करके इसको फोल्ड कर देते हैं ऐसे पूरा, मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ताकि हम बोरैक्स में ऐसे डिप करें तो इसमें कुछ ना कुछ चीजें फंसी रह जाएं। और जब ये मतलब इसमें उलझ जाता है, तो इसको हम प्लैटिनम वायर को इधर ले जा करके आप देखो कौन से जोन में, हायर टेम्परेचर जोन में हम हीट करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, जब आप बोरैक्स को हीट करोगे तो देखो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये सब निकल जाते हैं। तो हीटिंग करने पे अलग अलग टेम्परेचर पे इसके अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। उसके बाद और ज्यादा टेम्परेचर हाई वाले जोन में लेके जाओगे तो ये ब्रेक डाउन होकर के NaBO2 प्लस B2O3 बनाता है। तो ये जो NaBO2 बनाता है उसी को मेटाबोरेट बोलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होता है। दिस वन, कि on heating first it is going to lose the water molecule, thereafter it will form B2O3 जो बोरिक एनहाइड्राइड है, और ये सोडियम मेटाबोरेट है NaBO2। ध्यान रखना बच्चों, ये Na प्लस है, ये BO2 माइनस है। ये मोनोमरिक नहीं होता है, पॉलीमरिक इन नेचर होता है। और यही ग्लासी बीड का स्ट्रक्चर है बेसिकली। मतलब जब आप गर्म करोगे ना, यहाँ पे गर्म करोगे तो इस पे मतलब स्वेल होकर के ऐसा कुछ ग्लासी स्ट्रक्चर यहाँ, मतलब बिल्कुल ऐसा ग्लासी बीड का फॉर्मेशन होगा बिल्कुल। आप प्लेटिनम वायर पे उसको देख पाओगे।
फिर जैसे ही वो बन जाए ना तो उसको उठा करके तुरंत सॉल्ट में डिप कर देते हैं। तो सॉल्ट में डिप करेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट भी उसके पूरे बीड पे चिपक जाएगा, और चिपक जाने के बाद फिर से उसको गर्म करते हैं। तो जब दोबारा गर्म करोगे तो अलग अलग मेटल आयन बोरैक्स के साथ अलग अलग कलर देते हैं। जैसे कोबाल्ट के साथ B2O3, जो हमारे पास ये बोरिक एनहाइड्राइड है, ये जो बन के आया हुआ है बोरिक एनहाइड्राइड, B2O3, ये रिएक्ट करके कोबाल्ट का कंपाउंड देता है जिसका कलर कैसा होता है, ब्लू, है ना। याद करो, कोबाल्ट का ही हाइड्रेटेड फॉर्म मैंने आपको बताया था पिंक होता है, एनहाइड्रस फॉर्म ब्लू होता है। तो आप देखो B2O3 के साथ रिएक्ट करके ये ब्लू कलर का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये चीज शेयर कर दूंगा बेटा कि कलर डिफरेंट जोन में क्या होते हैं, ये मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगा एक स्क्रीनशॉट लेकर के, एक ऑथेंटिक बुक से, ठीक है। तो जो भी मेटल है उसका रिलेटिवली रिड्यूसिंग जोन में, कोल्ड जोन में कैसा कलर होता है, फिर हॉट जोन में कैसा कलर होता है, कोल्ड जोन में कैसा कलर होता है ऑक्सीडाइजिंग जोन में, हॉट जोन में कैसा कलर होता है। तो ये जो जोन्स मैंने बताए थे ना यहाँ पे ऊपर फ्लेम में, ये वाले, कि भाई ये ऑक्सीडाइजिंग जोन है पूरा येलो कलर का, ये पूरा रिड्यूसिंग जोन है। ऊपर वाले में ये कहाँ पे टेम्परेचर हाई है, कहाँ पे टेम्परेचर लोअर है, रिड्यूसिंग जोन में कहाँ टेम्परेचर हाई है कहाँ। तो अलग अलग जगहों पे ले जाने से स्पेसिफिक मेटल का अलग अलग कलर चेंज होता है। ये टेबल मैं आपको शेयर कर दूंगा, है ना। जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, कोबाल्ट के केस में ना कहीं पे भी ले जाओ ब्लू ब्लू कलर का ही होता है ना। अच्छा, गेस करो क्रोमियम अगर मैं लेके जाता हूँ, गेस करो मैंगनीज को अगर मैं लेके जाता हूँ Mn, तो हॉट एंड ऑक्सीडाइजिंग जोन में क्या कलर होगा, एनीबडी, एनी गेस, देखता हूँ क्या सोचते हो भाई। अगर मैं किसी को ऑक्सीडाइजिंग जोन में ले जा रहा हूं तो नेचुरली उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ना। तो हॉट एंड ऑक्सीडाइजिंग जोन में ले जाने से कोई गेस कर सकता है क्या कलर होगा, एनीवन। पर्पल। हाँ जी, बिल्कुल। हम्म। सो मैं क्या बता रहा था आपको कि मेटल्स का डिफरेंट डिफरेंट जोन में स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, जिसका ये लिस्ट है आपके सामने। इसको एक बार ही थोड़ा याद कर लो कि जैसे अगर कॉपर है तो रिड्यूसिंग फ्लेम में ये मोस्टली कलरलेस, व्हेन हॉट एंड रेड व्हेन कोल्ड। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग जोन में इट इज ऑफ ग्रीनिश कलर, या फिर जब रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर पे होता है तो ब्लू कलर का होता है, देख लो इसको। ग्रीन है, ग्रीन व्हेन हॉट एंड ब्लू। तो ऐसे आप फिक्स करके कुछ दिमाग में अगर लगाओ तो आपको समझ आएगा। अच्छा, यहाँ गेस करो कि आयरन ग्रीन कलर का क्यों हो रहा होगा रिड्यूसिंग फ्लेम में। तो जैसे कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि कॉपर जब आप रिड्यूसिंग जोन में लेके जाते हो, तो जो इसका बोरेट है बेसिकली CuBO2, ध्यान रखना मेटाबोरेट होता है बेटा। मेटाबोरेट का फॉर्मूला क्या होता है, BO2 माइनस, दिस इज मेटाबोरेट। तो देखो -1 है तो यानी कोबाल्ट, कॉपर +2 है। तो जब इसको आप रिड्यूसिंग जोन में लेके आते हो तो ये सीधा कॉपर बन जाता है, मेटेलिक कॉपर। और आप देखो कॉपर का कैसा कलर होता है, आप घरों में देखो कॉपर कलर ही होता है वो, विच इज वेरी क्लोज टू रेड ना। तो रेड व्हेन कोल्ड यहाँ पे है। और उसी तरीके से हायर टेम्परेचर पे लेके जाओगे तो ये कॉपर +2 में चला जाएगा ऑक्सीडाइज होकर के। और कॉपर +2 डिपेंडिंग ऑन द लाइगेंड विथ विच इट इज अटैच्ड उसके हिसाब से कलर होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे ही मैंगनीज का जो भी बात कर रहे थे हम लोग कि मैंगनीज का कौन सा कलर है, वॉयलेट देख लो।
है ना, और रिड्यूसिंग जोन में लेके जाओगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ बन रहा होगा। तो इतना डिटेल नहीं जाता है वो एग्जाम में जनरली कि वो क्या बन रहा है, बट हाँ एक आपको कलर का टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए। जैसे कोबाल्ट का मैंने बोला, इसको दिमाग में रखो। क्रोमियम देखो क्या हो रहा है बच्चा, ग्रीन है, क्रोमियम इधर भी ग्रीन है ना। अंडरस्टूड? ओके, सो इनके हिसाब से आपको थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है, तो ये टेबल फिल कर लेना आप लोग। अंडरस्टूड? अच्छा, फिर ये एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कि भाई ये जो मेटल है ना, जिनके डी कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, राइट, डी जिनके कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, वो बोरैक्स बीट टेस्ट या माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट नहीं देते। एमसीबीटी का मतलब होता है माइक्रोकॉस्मिक, बीबीटी का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे, बोरैक्स बीट टेस्ट। एमसीबीटी क्या है, माइक्रो कॉस्मिक बीट टेस्ट। तो प्रोसीजर एकदम क्लियर हो गया, बीट टेस्ट कैसे कराना होता है। बीट टेस्ट कैसे कराना होता है कि भाई हमने प्लेटिनम वायर लिया, बोरैक्स बोरैक्स कंपाउंड को उस वायर पे ऐसे स्टिक करके फिर इसको मैंने हीट किया, और ये जब मोल्टेन स्टेज में पहुंच गया तो एक बीड का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसको मैंने वापस सॉल्ट के साथ मिलाया और फिर हीट किया। अब हीट करने पे अलग अलग जोन में अगर मैं उसको लेके जाता हूँ तो यहाँ पे अलग अलग कलर अपीयर होते हैं। उनके कलर के ऑब्जर्वेशन से हम गेस करते हैं कि ये मेटल आयन हो सकता है, जो कलर मैंने आपको समझाया है। और हीटिंग करने में होता क्या है, तो देखो रिएक्शन मैंने बताया कि सबसे पहले इसके वाटर निकल जाते हैं, उसके बाद और गर्म करो तो ये मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड, और यही बोरिक एनहाइड्राइड जो आप सॉल्ट के साथ डिप करते हो तो इसी के साथ मेटाबोरेट बनाता है। ध्यान से देखो, ये BO2 माइनस है बेटा, दिस इज BO2 माइनस साथ में, ये तो ये ध्यान रखना कोबाल्ट का। और इसी का कलर ब्लू है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए वो चीजें अलग होती हैं जो आपके सामने यहाँ पे मैंने रखी। ठीक है, तो जैसे अब ये बोरैक्स बीट टेस्ट है, वैसे माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट भी होता है। उसमें सॉल्ट्स बट अलग होते हैं, बोरैक्स के जगह पे डिफरेंट होता है। ठीक, तो इतना ध्यान रहेगा सबको। तो ये कलर नहीं देते हैं, तो फिर क्वेश्चन आता है बाकी फिर कलर क्यों दे रहे थे भाई। आखिर आयरन क्यों कलर दे रहा था, आयरन+2, या आयरन खुद में, कॉपर क्यों कलर दे रहा था। तो ये सब इसलिए कलर दे रहे थे क्योंकि इन सभी में डीडी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी है। और डीडी ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, कौन से मेटल्स में होता है, जहां पे भी D1 से लेकर के D10 का कन्फिग्रेशन, सॉरी D9 का कन्फिग्रेशन हो, उन सभी जगहों में ये क्या होता है सर, डीडी ट्रांजिशन। तो आप याद करो, जो 5D के ऑर्बिटल्स होते हैं जब इन पे लाइगेंड अप्रोच करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है ना। ब्रेक डाउन होकर के दो एनर्जी गैप्स में, अगर ऑक्टाहेड्रल बना रहा है तो नीचे होता है T2G, ऊपर होता है EG। ऊपर होता है dx2y2 dz2, और नीचे क्या होता है dxy dyz एंड dzx। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जब बाहर से एनर्जी ले करके ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है फिर उसके बाद डी एक्साइट होगा, कभी नीचे आएगा। तो जब कभी भी ये ट्रांजिशन होगा तो विजिबल स्पेक्ट्रम की चीजें एब्जॉर्ब करेगा, या विजिबल स्पेक्ट्रम में चीजें ये बाहर निकालेगा। अगर ये विजिबल विजिबल लाइट का ट्रांजिशन यहाँ पे हो रहा है तो उससे हमें उनका कलर दिखाई देता है। तो यही है डीडी ट्रांजिशन, और ये तभी पॉसिबल है जब कम से कम एक इलेक्ट्रॉन एट द मैक्स 9, 10 हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, 10 हो गया तो भाई नीचे भी फुल ऊपर भी फुल, तो भाई जगह ही नहीं है, जाएगा कहाँ से। जब हर जगह जगह फुल हो गया तो इधर से इसमें कहा जा सकता है भाई, वन ऑर्बिटल में वी कैन नॉट एकोमोडेट 3 इलेक्ट्रॉन ना। सो दैट इज द रीजन D10 will never have any color through DD transition. D0 will never have any color through DD transition. फिर उनके कलर आने के क्या रीजन हो सकते हैं, तो भाई देखो, अगर D0 है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मैंगनीज का होता है +7 में, इसमें देखो तो आप D0 हो गया,
S0 है, फिर भी इंटेंस कलर होता है MnO4 माइनस का। ऐसा क्यों? तो ऐसा बोलते हैं इसलिए क्योंकि मैंगनीज अपने ऑर्बिटल में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, वो इतना पावरफुल हो जाता है ना +7 होने की वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है, ये बेसिकली चार्ज है ना, चार्ज का ट्रांसफर, तो इसके लिए बोलते हैं कि MnO4 माइनस, क्रोमेट हो गए, ये सब कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर होते हैं, चार्ज ट्रांसफर। और चार्ज ट्रांसफर के कलर इंटेंस होते हैं बेटा, लाइट नहीं होते। डीडी ट्रांजिशन रिलेटिवली लाइट होता है, चार्ज ट्रांसफर से इंटेंसिटी बहुत ज्यादा आती। ओके, तो ये चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स हैं, ये सब चार्ज ट्रांसफर से इनका कलर आता है। ध्यान रखना, अगर D1 से D9 रहा तो चांसेस DD ट्रांजिशन के हैं, और अगर D0 पे भी कलर है तो चांसेस इसके हैं। भाई डी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तभी ऐसा होता है। मान लो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जिंक+2, ये तो D10 है, इसमें क्यों? तो याद करो, इसमें मैंने बताया था क्रिस्टल डिफेक्ट के वजह से कलर होते हैं। तो कलर होने का सिर्फ एक रीजन नहीं है, कलर होने का अगर एक रीजन ढूंढोगे तो मैं बोलूंगा यार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इनविजिबल। बट वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन ले रहा है वो बदल सकता है। जब हम सोडियम वगैरह के सॉल्ट में ट्रांजिशन देख रहे थे तो वहां हमने बोला ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल ट्रांजिशन, है ना। वहीं आयोडीन का कलर क्यों होता है? तो होमोल्यूमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का जंपिंग, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, ये एटम आयन था, फ्री आयन, तो यहाँ पे नॉर्मल ऑर्बिटल। और उसी तरीके से डी ब्लॉक का जैसे ही कैटायन हो गया जहां में डी इलेक्ट्रॉन है, तो वहां भाई डी की स्प्लिटिंग हो जाती है, तो वहां डी ट्रांजिशन। कहीं पे क्रिस्टल डिफेक्ट है जैसे जिंक ऑक्साइड, तो कहीं पे इनको अगर मैं छोड़ दूं तो लाइगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर LMCT, या सिंपली चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स जैसे KMnO4। ऑर्गेनिक में वहीं आ जाओगे तो डाइज के कलर्ड होते हैं, वहां पे इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम डाई बनाते हैं वैसे ही रेजोनेंस बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बहुत दूर तक अगर फैल जाए तो इससे भी मॉलिक्यूल में कलर आ जाता है, तो इनका भी ट्रांजिशन हो रहा है, तो वो डाइज इसलिए कलर होते हैं। तो इतने सारी चीजें हैं, तो हमें देखना है और उस हिसाब से आंसर करना है। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पे जो बोरैक्स बीट टेस्ट है या ड्राई टेस्ट है, बोरैक्स के साथ या फिर माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट के साथ, है ना, इन सब के साथ कलर सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि डीडी ट्रांजिशन होता है। इसलिए जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इसको याद कर लेना कि ये कलर नहीं देते हैं, मतलब दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू बोरैक्स बीट टेस्ट और माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट। ठीक है। अच्छा, क्या बीट टेस्ट अल्कली मेटल का कराएंगे? क्या मतलब है भाई, यूजलेस है। अल्कली मेटल का क्यों कराएंगे भाई? बीड टेस्ट तो उन्हीं चीजों का कराएंगे जिनसे हमारा डीडी ट्रांजिशन होने का चांसेस हो। मैग्नीशियम का कराएंगे, कोई मतलब नहीं, है ना। तो ये ध्यान रहेगा। उसके बाद ड्राई टेस्ट में एक और बड़ा फेमस सा नाम है उसका बेटा, चारकोल कैविटी टेस्ट एंड कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। चारकोल कैविटी टेस्ट एंड कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, है ना। ओके, तो देख लो। अच्छा, ये रहा सारी चीजें। अब देखो इसमें इसमें क्या करते हैं ना, चारकोल कैविटी टेस्ट या कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में फंक्शनैलिटी क्या है, ये आपके सामने मैं देखो दिखा रहा हूँ। कि एक ब्लो पाइप लेते हैं, ब्लो पाइप का मतलब कैसे होता है, एक छोटी सी पाइप समझ लो जिसमें हम इधर से ब्लो कर सके, एयर ब्लो कर सके। सिर्फ मुंह से ही फूक मार देते हैं यार, जैसे बलून नहीं फुलाते, वैसे ही तुम समझ लो कि ऐसा पाइप में से हम फूक मारते हैं। अब अगर आपने इस तरीके से फूक मारी कि इधर वाले चीजों की, मतलब आकर के ये कांटेक्ट में आ रहा है, तो आप, मतलब जिस फ्लेम को आपको टच में कराना रहता है आप उसी जगह पे रख करके फूक मारते हो।
तो होता क्या है कि एक कैविटी बना लेते हैं, है ना, चारकोल की एक कैविटी बनाते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि उसमें कॉइन रख करके उसको डिप्रेस कर दिया थोड़ा सा, और उसी के अंदर सॉल्ट डाल दिया, और फ्लेम इधर ब्लो पाइप के हेल्प से, मतलब आप ये समझ लो कि ये ब्लो पाइप के हेल्प से इसके हेल्प से यहाँ पे हीटिंग करते हैं, मतलब ब्लो करके यहाँ पे हीटिंग करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्लेटिनम का वायर लेके ऐसे फोल्ड करके जैसे हमने किया था ना अभी, वैसा यहाँ नहीं करते हैं। यहाँ कैविटी बनाते हैं आराम से चारकोल के अंदर, सॉल्ट वगैरह उसी के साथ रखते हैं, सोडियम कार्बोनेट रखते हैं, और इसको कौन से जोन की कांटेक्ट में लेके आना है उसके हिसाब से यहाँ ब्लो करते हैं। अंडरस्टूड ना? सो दिस इज हाउ इट इज डन। तो क्या होगा, इसके रिएक्शंस क्या होंगे? तो देखो, आपको मैंने पिछले क्लास में मेटलर्जी के नाइट्रेट, कार्बोनेट, इनके हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ाया था, याद है? मैंने बोला था कि यार देखो, अल्कली मेटल सिर्फ लिथियम को छोड़ के बाकी चले जाओ, तो उनके जो कार्बोनेट्स होते हैं हीटिंग करने पे डिकम्पोज नहीं करते हैं, बाकियों के कार्बोनेट CO2 निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो अगर आपका ये कोई सॉल्ट है कार्बोनेट का, तो ये गर्म होने के बाद ऑक्साइड बन जाएगा। आ रहा है बात समझ में? और अगर वो नाइट्रेट हुआ तो ऑक्साइड बन जाएगा, यहाँ पे NO2 भी निकल के आता है, O2 भी निकल के आता है। तो डिपेंड करता है कौन सा मेटल है, ये मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया, आप जाकर के उसको देख लेना। तो कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम व्हेन हीटेड इट फॉर्म्स दिस। तो जब कभी भी अगर आप हीटिंग करते हो ना, तो चाहे वो मेटल सॉल्ट में नाइट्रेट हो या कार्बोनेट हो, गर्म करने के बाद वो डिकम्पोज कर जाता है। डिकम्पोज कर गया, और यहाँ चूंकि कार्बन का इन्वायरमेंट है, भाई ये कैविटी मैंने किसकी ले रखी है, चारकोल की, तो ये बिल्कुल मेटलर्जिकल प्रोसेस से, कार्बन रिडक्शन मेथड से इसको रिड्यूस भी कर देगा। तो इस रेसिड्यू में क्या कलर आया है उसके हिसाब से मेटल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, है ना? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड ना? तो ये कौन सा टेस्ट था? चारकोल कैविटी टेस्ट। क्लियर? तो चारकोल कैविटी टेस्ट में क्या करते हैं, कार्बोनेट ले लिया, चारकोल की कैविटी में सॉल्ट ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, एंड ब्लो पाइप का हेल्प लेकर के इसको मतलब बेसिकली बर्न करते हैं। एंड बर्निंग करने पे जो इस चारकोल कैविटी के अंदर कलर आ रहा है उससे मेटल को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना? अब अगर मान लो, भाई सारे मेटल तो यहाँ पे स्पेसिफिक कलर देंगे नहीं, अगर मान लो वो कलर नहीं दे रहे हैं या कलरलेस हो रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन इससे नहीं हो पा रही है, तो ऐसे केस में कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट कैरिड कैरिड आउट किया जाता है, राइट? और खास करके याद करो, अभी मैंने ऊपर क्या बताया था कि भाई मैग्नीशियम का हम बोरैक्स भी टेस्ट नहीं करा सकते, जिंक का हम वो नहीं करा सकते क्योंकि डीडी ट्रांजिशन नहीं होता है, एल्यूमिनियम का भी कोई चांस नहीं है डीडी ट्रांजिशन होने का, टिन का ऑक्साइड है, इसका कोई चांस नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग ये टेस्टिंग कराते हैं, कौन सा बेटा? कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, राइट? अब इसमें क्या है, तो बड़ा सिंपल सा है, कोबाल्ट नाइट्रेट को गर्म करते हैं कैविटी में ऐड करके, एंड उसको गर्म गर्म करते हैं, तो नाइट्रेट कोबाल्ट का ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा? ऑक्साइड, NO2 NO2। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ये बात कि नाइट्रेट गर्म होने के बाद NO2 O2 देते हैं। अल्कली मेटल के नाइट्रेट अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अच्छा, अब इसके साथ अगर आपने जिंक ऑक्साइड जो हमारे पास रेसिड्यू था उसको अगर गर्म किया, तो भाई ये कंपाउंड बनता है COZnO2, और ये कंपाउंड का कलर ग्रीन होता है। अब कहोगे ग्रीन क्यों होता है सर, जिंक तो कलर होता ही नहीं है जिंक का +2 के फॉर्म में, तो बिल्कुल ये जिंक के वजह से कलर नहीं आता है। यहाँ पे ZnO2 इज एक्टिंग एज अ लाइगेंड, एंड कोबाल्ट आउट देयर इज हैविंग +2 कॉन्फ़िगरेशन, एंड कोबाल्ट +2 का कॉन्फ़िगरेशन बताओ भाई, जल्दी बताओ आयुष्मान, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट +2? अंश? So 3D5 4S0.
3D5 4S 0 हो रहा है? अरे सॉरी, श्योर 4s2 4S। 3D5 हाँ, क्या कर रहे हो तुम आयुष्मान? सर 3 यही तो होगा सर। अरे बेटा एक बात बताओ, कोबाल्ट का 27 होता है तो इसका आर्गन हो गया 3। 3D7 4s2 होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल, 4S2 3D7। तो अब कोबाल्ट +2 करेंगे तो क्या आएगा? तो ये तुमने इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया, मैंने समझाया था ना कि भरते ही ये रीअरेंज हो जाता है, 4S बाहर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन निकालते समय पहले 4S से निकलता है, ये 4S 0 होगा और ये 3D7 होगा। ओहो, ऐसी गलती कर रहे हो तुम। तो ये ध्यान रखो, क्या कोबाल्ट के पास डी में पार्शियली फिल्ड है? हाँ जी सर। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर गेटिंग कलर, नॉट बिकॉज ऑफ जिंक, इट इज बिकॉज ऑफ द कोबाल्ट। तो ध्यान रखना, नाम ऐसे ही देगा, रिनमैन ग्रीन आया कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में, रिनमैन ग्रीन, देखो रिनमैन्स ग्रीन। तो वो किसको कंफर्म करता है? जिंक के प्रेजेंस को। अगर बोल दिया थिनार्ड ब्लू आ रहा है तो एल्यूमिनियम को, लाइट पिंक कलर आ रहा है तो मैग्नीशियम को, और ब्लूइश ग्रीन आ रहा है तो टिन को। याद रहेगा सबको? ये इन्हीं चार के लिए पूछता ही है, पांचवा कोई है ही नहीं, यही चार के लिए पूछता है वो। तो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत कॉन्साइज है, इसलिए इस पे क्वेश्चन बनते हैं। उतना क्वेश्चन आपको बोरैक्स बीड में तो चलो बीड वगैरह के बारे में पूछ लेता है, कई बार बीड किसका होता है, जो ग्लासी बीड है वो क्या होता है वो पूछ लेता है, या फिर जो कंपाउंड बन रहा है बीड के साथ वो पूछ लेता है मेटल सॉल्ट को जब गर्म करते हैं तो। अदरवाइज इसमें सीधा पूछता है कि भाई एक कंपाउंड जिसको कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ गर्म किया गया और उसका कलर ब्लू कलर का आ रहा है, तो बताओ वो कौन सा मेटल है? तो सीधा ध्यान रखना है एल्यूमिनियम। ठीक है, मैग्नीशियम रहा तो पिंक, ये रहा तो ग्रीन, जिंक के साथ ग्रीन। याद रहेगा, ये चारों दिमाग में रख लेना अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो ये अभी जो मैंने डिस्क्राइब किया ये वेट टेस्ट, सॉरी ड्राई टेस्ट का पार्ट था, जिससे आप ये समझ लो कि अगर मतलब अगर जेई ने 3-4 क्वेश्चन पूछने हैं तो उनमें से एक क्वेश्चन चांस है इसका, यानी 75% चांसेस यहाँ पे नहीं है, 75% चांसेस वेट टेस्ट का होता है। ये सिर्फ एक प्राइमरी लेवल पे आइडिया लेने के लिए होते हैं। इनके क्वेश्चन का मैं बता दिया हूँ, यहाँ से आता है, बीबीटी से आता है, इसके अलावा नॉर्मल एस ब्लॉक के फ्लेम टेस्ट से। तो उनके कलर अगर आप याद कर लेते हो तो आपका पूरा ड्राई टेस्ट खत्म हो गया। अब वेट टेस्ट का मैं आज लेआउट सेट कर देता हूं और अगली क्लास में मैं इसको पढ़ाऊंगा। बहुत आसान और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वेट टेस्ट, इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी भी होती है। अच्छा, इसी वेट टेस्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं एक दिन पीओसी पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें ना वो आ, यार बहुत ही अच्छे अच्छे नाम आते हैं यार, जिल्डाल्स मेथड और ड्यूमास मेथड और बहुत सारे अलग अलग नाम आते हैं। हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एटम्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से एटम प्रेजेंट है उनका टेस्टिंग होता है, राइट? सल्फर है या नाइट्रोजन सल्फर दोनों है या कार्बन नाइट्रोजन है, उनकी आइडेंटिफिकेशन। तो ये वेट टेस्ट वाले से ही उसका भी कवर हो जाएगा ना, तो मैं इसको पढ़ाने के बाद करा दूंगा। तो भाई वेट टेस्ट में क्या करना है, तो ड्राई टेस्ट में हम केटायन एनायन को अलग करके नहीं देखते हैं, जबकि वेट टेस्ट में हम देखते हैं। क्योंकि जब आप सॉल्यूशन बनाते हो बेटा, जैसे मान लो NaCl का सॉल्यूशन बना दिया, तो इसमें वाटर के अंदर जाने के बाद Na+ आयन बिल्कुल ही अलग हो जाएगा और क्लोराइड आयन बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो अब मैं टेस्टिंग इसकी भी कर सकता हूं, इसकी भी टेस्टिंग कर सकता हूं, इसलिए वेट टेस्ट से स्पेसिफिक केटायन एंड स्पेसिफिक एनायन को आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए जब एनायन आइडेंटिफाई करना हो तो हम इसके लिए टेस्टिंग सोचते हैं, केटायन करना हो तो इसके लिए करते हैं। अब आज एनायन का मैं एक आपको दिखाता हूं कि कैसे किया जाता है। अच्छा बच्चों, एनायंस को ना एसिडिक रेडिकल भी बोलते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी एसिड ले लो, जैसे H2CO3, अगर उससे आप H+ आयन निकाल दो तो क्या बन गया? कार्बोनेट आयन। तो ये जो नेगेटिव आयन आया कहाँ से आया? एसिड से आया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल। HCl से क्या निकल के आ रहा है? Cl-, सो दिस इज एसिडिक रेडिकल। सिमिलरली कैटायंस को क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल बोलते हैं।
मतलब ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? बेस से, जैसे NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अमोनियम। तो कैटायंस बेसिस से ऑब्टेन होते हैं इसलिए उनको बेसिक रेडिकल, और एनायन एसिड से ऑब्टेन होते हैं इसलिए इनको एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। तो आ जाओ एनायन की टेस्टिंग देख लेते हैं। तो एनायन के 3 ग्रुप बनाए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर डिकम्पोजिंग एबिलिटी विथ H प्लस आयन। H प्लस ऐड करने से, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने से कौन डिकम्पोज हो रहा है, उसके हिसाब से 3 कैटेगरी है। कैटेगरी नंबर 1, जो ऐसे होते हैं जो वीक एसिड से डिकम्पोज कर जाएं। अब बेटा HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन अगर मैं बहुत कम अमाउंट में डाल रहा हूँ तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि वो अमाउंट आपको नॉर्मल वीक एसिड से भी मिल जाएगा, जैसे एसिटिक एसिड भी यहाँ पे डाल दिया तो काम चल जाएगा। तो कौन से हैं ऐसे जो इससे डिकम्पोज कर जाते हैं? तो कार्बोनेट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और ये सब के सब नॉर्मल डाइल्यूट HCl डालने से भी ब्रेक डाउन कर जाते हैं। अब ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है भाई? तो कार्बोनेट क्या करेगा, 2H प्लस आयन लेके क्या बन जाएगा, H2CO3। मैंने आपको बताया था H2CO3 इज अनस्टेबल, ब्रेक डाउन करके क्या मिल जाएगा आपको, CO2। ठीक उसी तरीके से इधर से क्या मिल जाएगा, SO2। इससे क्या मिलेगा, सिंपली H2S। इससे क्या मिलेगा, ये HNO2 है। HNO2 मैंने P ब्लॉक में आपको पढ़ाया था, ये हाईली अनस्टेबल है और ये ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है भाई, HNO3, और साथ में कौन सा गैस देता है, NO। और NO जैसे ही बाहर आता है ऑक्सीजन से कंबाइन करके NO2, तो ये देखो यहाँ पे NO2 बनाया है मैंने, NO2 माइनस फॉर्मिंग NO2। अच्छा, ये इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिल्कुल है। ये ऑर्डरलेस गैस है, कलरलेस गैस है। SO2 का सफोकेटिंग इन नेचर होता है, या स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर बोलते हैं। H2S बिल्कुल सड़े हुए अंडे के जैसा महकता है, रॉटन एग स्मेल। NO2 ब्राउन कलर की गैस है। एसिटिक एसिड का स्मेल विनेगर के जैसा होता है। और ये कंपाउंड ब्रेक डाउन होने के बाद येलो कलर का ऊपर ऐसा गंदगी दिखेगा आपको, टर्बिडिटी जिसको बोलते हैं, येलो व्हाइट टर्बिडिटी, और साथ में सफोकेटिंग स्मेल। तो देखो, अगर मैंने डाइल्यूट HCl डाला और मैं बोल रहा हूँ कि भाई कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस आई, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए कि पक्का वो CO2 जैसा कुछ बात कर रहा है। अगर मैंने बोला ब्राउन कलर की गैस आई, तो डाइल्यूट डालने से तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि भाई ब्राउन तो NO2 ही होता है। कहां से आया होगा, नाइट्राइट से। अंडरस्टूड। अब उसके बाद दूसरा कैटेगरी किसका आता है एनायंस का, जो डाइल्यूट से नहीं डिकम्पोज हो। भाई अब ये कैसे मालूम करते हैं भाई कि डाइल्यूट से कौन डिकम्पोज होगा? और तो देखो बच्चों, बहुत आसान तरीका है, पता है? जितने वीक एसिड होते हैं ना, वीक एसिड, वो सब उनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस, वो सब डाइल्यूट से डिकम्पोज हो जाएंगे। जैसे वीक एसिड का मैंने आपको आयनिक में समझाया था कि भाई H2S वीक एसिड है ना, H2S इज अ वीक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ वीक एसिड। भाई 1 टर्मिनल ऑक्सीजन है तो वीक एसिड है। H2SO3 इज अ वीक एसिड, है ना। तो ऐसे डॉट 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 कर जाओगे, सारे वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग कौन है भाई, डबल टर्मिनल ऑक्सीजन आ जाए, या फिर हाइड्रा एसिड में मैंने बताया था HCl HBr NHI, ये सब बहुत पावरफुल है। तो भाई जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है ना एसिड है, वो अपना H प्लस आयन इतना आसानी से नहीं लेता है। बल्कि जो वीक है, जैसे H2S इज अ वीक एसिड, तो ये S-2 बन गया ना, तो इसको कहीं से H प्लस मिल जाए ये ले लेगा, H2S बना लेगा। तो वीक एसिड से वो सभी सॉल्ट डिकम्पोज होने की सॉरी, वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है जिस भी सॉल्ट में प्रेजेंट हो, उसके डिकम्पोज होने की चांसेस हैं थ्रू डाइल्यूट HCl। तो ये सारे एग्जांपल आपके सामने हैं, कार्बोनेट, सल्फाइड ना, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, H2S, HNO2, this is also weak. CH3COH, this is also weak. H2S2O3 is also reasonably okay. खैर, अब आते हैं सेकंड वाले में। तो बताओ, HNO3 is not a very weak acid. HNO3 is reasonably good acid. HBr is very strong. HCl is very strong. HI is very strong, right?
ऑक्सिलेट इज लिटिल बिट वीक, बट ये COOH एंड COOH का कॉम्पोजिशन बनता है, ये उतना आसानी से वोलेटाइल होता नहीं है। तो इसको अगर गर्म करोगे आप H2SO4 के प्रेजेंस में तो इसके अपने ऑब्जर्वेशन आते हैं। सो ये थोड़ा ध्यान रखना। नाइट्रेट को कॉन्सेंट्रेटेड का यूज करना पड़ता है, इन सभी के लिए कॉन्सेंट्रेटेड। तो भाई नाइट्रेट को अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड से करते हो तो NO2 आता है, ये भी ब्राउन कलर का है। ब्रोमाइड को करते हो तो ब्रोमीन आता है, H2SO4 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल ऑक्सीडाइज Br- into Br2। H2SO4 लोगे Cl- को, तो इसको ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएगा, तो ये HCl आएगा। I- को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो इसलिए I2 आता है। इसको कन्वर्ट करके CO+CO2 यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। तो ये था ग्रुप सेकंड। एंड थर्ड ऐसे होते हैं जो कि इनमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप चाहे वीक डाल करके करो चाहे स्ट्रॉन्ग डाल करके करो, इनको अलग तरीके से ही टेस्ट करना पड़ता है। वो है सल्फेट, फॉस्फेट, बोरेट, फ्लोराइड आयन, ये रहे। अब इनकी टेस्टिंग है अलग अलग, इसके बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि क्या टेस्टिंग करते हैं। फिलहाल ये वेट टेस्ट का प्राइमरी पार्ट था और पहले हमें एनायन के बारे में ही पढ़ना है। सो विद दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड टुडेज क्लास। अगली क्लास में हम लोग एनायन टेस्टिंग को थोड़ी डिटेल में एंड केटायन टेस्टिंग के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। तो आज आपका होमवर्क ये है कि किसी भी तरीके से यहाँ तक जहाँ पे एनायन का क्लासिफिकेशन किया गया है, यहाँ तक तो आप सेट कर लो, इस जगह तक ना, ग्रुपिंग बस यहाँ तक, ये आपके लिए होमवर्क है, यानी पेज नंबर 17 तक। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, यू कैन लीव नाउ।